Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। एनआरसी के गर्म मुद्दे को आज विकीलीक्स के नए खुलासे ने और भी गर्मा दिया। विकीलीक्स केबल ने दावा किया कि 2006 में सोनिया गांधी और कांग्रेस ने घुसपैठियों की मदद करने की भरपूर कोशिश की थी। तब असम में विधानसभा चुनाव होने थे। 2005 में, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं याद कराऊं, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी कानून को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस कानून की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहचान करना और उन्हें वापस भेजना मुश्किल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के रुख से वो तमाम लोग जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहाँ पहुंचे थे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक कौम के थे। ऐसे में असम के विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने कानून में संशोधन का भरोसा दे दिया ताकि वो इस माइनॉरिटी कम्युनिटी का भरोसा जीत सके और चुनाव जीत सके। अब इस खुलासे पर भी सियासी घमासान शुरू हुआ है। ये विकीलीक्स का केबल है जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के एक अधिकारी ने अमेरिका में अपने अधिकारियों के पास भेजा था कि सोनिया गांधी चाहती थी कि घुसपैठिए, वो कथित घुसपैठिए, हिंदुस्तान में बने रहे। हालांकि एनआरसी के मुद्दे पर कल असम के सिलचर एयरपोर्ट पर भी कम ड्रामा नहीं हुआ और ड्रामा तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के रोके जाने के कारण हुआ। बावजूद गुवाहाटी के और नौगांव जाने की कोशिश ये प्रतिनिधि मंडल कर रहा था, उनको रोकने की कोशिश की गई। महिला सुरक्षा कर्मी ने एमपी और एमएलए से भरपूर इस प्रतिनिधि मंडल को जब रोका, उनसे मिन्नतें की, उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन प्रतिनिधि मंडल में शामिल नेता मानने की बजाय इन सुरक्षा कर्मियों की बातों को धक्का मुक्की और जोर जबरदस्ती पर उतर आए। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। नतीजा ये हुआ कि 2 महिला और 1 पुरुष सुरक्षा कर्मी इस पूरी आपस की खींचतान में घायल भी हुए। हालांकि तृणमूल के नेताओं का यह आरोप है कि सुरक्षा कर्मियों ने पहले उनके साथ हाथापाई की और बदसलूकी की। नियत सियासी थी तो ममता बनर्जी ने भी पूरी घटना को सुपर इमरजेंसी बता दिया। ममता भूल गई कि उनके शासन में ही बीजेपी से जीते 80 पंचायत प्रतिनिधियों को जान बचाने के लिए झारखंड में शरण लेनी पड़ी है। सवाल उठता है कि क्या धारा 144 केवल आम जनता पर लागू होगी, इन एमपी एमएलए पर नहीं? क्या पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते? क्या एमपी एमएलए होने का मतलब यह हो जाता है कि प्रशासन की रोक को वो ठेंगा दिखाएं और विशेषाधिकार हासिल करने का दंभ भरे? इस मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। यानी बात सिलचर से शुरू हुई, दिल्ली में संसद पर आकर हंगामा देखा गया। एनआरसी जैसे मुद्दे पर जैसी सियासत हो रही है उससे कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या कथित घुसपैठिए के पैरोकारों के लिए देश हित से बड़ा दल हित है? हम ये भी पूछेंगे कि क्या नागरिकता के मुद्दे को बांग्ला अस्मिता से जोड़कर टीएमसी सियासी फायदा उठाने की ताक में है? और हम आपसे यह भी पूछेंगे कि क्या एनआरसी की कमियां सामने लाने की जगह उस पर सियासत करना जायज है? घुसपैठियों पर घमासान, देश से ऊपर सियासी दुकान, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा, खास मेहमान जुड़ने वाले, लेकिन एक नजर दिन भर के इस बड़े घटनाक्रम। हाथ जोड़े महिला पुलिसकर्मी और आसमान सिर पर उठाए टीएमसी की विधायक महुआ मोइत्रा। असहाय पुलिस, बेलगाम नेता। जिस वर्दी के सामने आम लोगों की गिग्गी बध जाती है, उसके सामने ये रूप नेताओं का ही मुमकिन है। लेकिन फिर भी ममता कह रही हैं, ये इमरजेंसी नहीं, सुपर इमरजेंसी। This BJP government, they have shown their muscle just like a super emergency government. ये क्या हो सकता है? ये तो सुपर इमरजेंसी है देश में। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, घुसपैठियों पर घमासान, देश से ऊपर सियासी दुकान। Is it not
an undeclared emergency in the country itself. Is it not? Even during the emergency also, people could have moved. उन्हें एयरपोर्ट से ही रोक देना या उन्हें न प्रवेश करने देना ये जाहिर करता है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं। सिलचर एयरपोर्ट की तस्वीर के बहाने ममता और उनकी पार्टी सुपर इमरजेंसी की मुनादी कर रही है। एनआरसी की सियासत उफान पर है, लेकिन जिस असम का ये मुद्दा है वहां शांति है। राज्य में अमन कायम रहे, इसलिए प्रशासन सतर्क है। इस पर सियासत करने वालों और उकसाने की हरकत करने वालों पर निगाहें हैं। इसलिए जब टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल असम पहुंचा तो एहतियातन उन्हें रोकने की कोशिश की गई। पीछे ऐसे घूमे तब देखे कि हमारे पीछे पूरा रिंग बनाया गया है। पुलिस मैन और वुमेन ऐसे हाथ पकड़ के पूरा रिंग बनाया गया है। लेकिन असम जाने की जिद पाले नेताओं से एयरपोर्ट पर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। नेता सुरक्षा बल को गच्चा देकर भागने की कोशिश करते दिखे। इस चक्कर में दोनों तरफ से जोर जबरदस्ती हुई। फिर हम और ममता बाला ठाकुर, अर्पिता दी, हम लोग जब से लेडीज जो वहाँ पे थे, वो लेडीज पुलिस का साथ, दे वर नॉट लेटिंग अस गो एट ऑल और ऐसे पुशिंग शविंग किया। एंड देखिए यहाँ पे जस्ट स्क्रैचेस हैं। शांति के लिए प्रशासन के निर्देश मानना, धारा 144 लागू होने पर उसका सम्मान करना, यह जनता ही नहीं नेताओं का भी फर्ज होना चाहिए। लेकिन सियासी फायदे के लिए तृणमूल कांग्रेस हर हद को पार करने को बेताब है। एनआरसी पर हंगामे के बीच विकीलीक्स का नया पर्दाफाश भी आ गया। विकीलीक्स के मुताबिक 2006 में लाए गए कानून के मुताबिक असम में रहने वाले बांग्लादेशियों को विदेशी साबित करने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी। लेकिन सोनिया गांधी ने अप्रवासियों के कानून में बदलाव पर विचार करने की अपील कर दी। माना गया कि ऐसा मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए किया गया। अरुणाचल प्रदेश से लगभग 3000 बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया गया था। उनको असम सरकार ने उस समय की कह दिया कि ये हमारे नागरिक हैं और वो असम में रह पाए। तो मैं मानता हूं कि इस समस्या के अंदर कांग्रेस का एक निहित स्वार्थ, एक वेस्टेड इंटरेस्ट पहले से रहा है। ये बात में हम जवाब नहीं देगा क्योंकि इसमें हमारा जानकारी नहीं है। जब तक जानकारी नहीं है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार नहीं हैं। एनआरसी पर हंगामे की धमक संसद में भी गूंजी। इस मामले में कुछ गलतफहमियां भी फैलाने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई है। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है ताकि इस मामले को इंटरनेशनलाइज किया जा सके तथा कम्युनल हार्मनी को बिल्कुल उसको प्रभावित किया जा सके, यानी कम्युनल डिसहार्मनी पैदा करने की एक कोशिश है। Communal disharmony is being spread. Yes, sir, it is being spread. By who is spreading it? Who is spreading it? This is all political. इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या विदेशी घुसपैठिए के मुद्दे पर कुछ विरोधी दल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? मैं अपना सवाल फिर दोहराता हूं। इस लाइव डिबेट में आपके जवाबों का हमको इंतजार रहेगा कि क्या विदेशी घुसपैठिए के मुद्दे पर कुछ विरोधी दल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और ये सियासी ममता है। इसके जरिए आप ट्वीट भी कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय, सबसे पहले स्टूडियो में जो दो खास मेहमान हैं उनका परिचय कराऊं। मेरे साथ गुंजा कपूर है, राजनीतिक विश्लेषक है। गुंजा जी स्वागत है आपका। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुधांशु जी स्वागत है। सोमनाथ सिंह रॉय, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कोलकाता से आज मेरे साथ है, शुक्रिया सोमनाथ। और सैयद रिजवान अहमद, आप भी सोशल कमेंटेटर हैं, सोशल रिलीजियस कमेंटेटर हैं, आपका भी स्वागत है। सब लॉयर भी हैं, आप सबका डिबेट पे मैं स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल सोमनाथ दादा आपके साथ है। सोमनाथ दा, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप माने मेरी बात तो, क्योंकि हम इस टॉपिक पर बीते 3-4 दिनों से लगातार डिबेट कर रहे हैं और आप तीनों चारों दिन मेरे सम्मानित मेहमान बनकर यहाँ आए, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबको बोलने दीजिएगा।
आप अपने सवालों के जवाब देने का भरपूर मौका दूंगा मैं आपको, क्योंकि सबसे अधिक सवाल टीएमसी से ही मुझे करने हैं। तो ये करबद्ध प्रार्थना है मेरी डिबेट के शुरू में, सोमनाथ दा, देश के सामने सब लोग देख रहे हैं हम आपको, कि प्लीज़ डिस्टर्ब मत करिएगा। हम लोग इत्मीनान से बात करना चाहते हैं, महत्वपूर्ण मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, और आप गुस्सा मत करिएगा, चिढ़िएगा मत, प्लीज़, आई बेग यू विद योर ड्यू परमिशन। मेरा पहला सवाल आपसे सोमनाथ दा, पूरी सम्मान के साथ, कि धारा 144 क्या सिर्फ आम हिंदुस्तानी के लिए है? क्या एमपी एमएलए कानून बनाने वाले लोग धारा 144 से ऊपर होते हैं? सुमित, आप अच्छा आदमी हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसे कहते हैं ना, कोई भी तृणमूल कांग्रेस का जो लोग स्पोक्स पर्सन है ये चैनल में बैठना नहीं चाहते हैं। अभी हमको भी सोचना पड़ेंगे, अगर आपको चैनल में मैं बैठूंगा कि नहीं। आपका चैनल में कुछ नहीं जाने आएंगे, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा। क्यों? कोई भी चैनल इतना दावेदारी करेगा, पहले से आप लोग दिखा रहे हैं पूरा, आज से नहीं, लास्ट 3-4 दिन से मैं आ रहा हूं, कभी भी हर टाइम आप लोग का एक ही काम है, ममता बनर्जी का नीचे दिखाने का, कैसे भी करके तृणमूल कांग्रेस को नीचा दिखाने का, बीजेपी को सपोर्ट करना, और कुछ नहीं। इसीलिए कोई भी अगर कोई चैनल ऐसे पहले से डिसीजन ले लिया जो कुछ भी हो, कुछ भी करो, उसको तृणमूल और ममता का अगेंस्ट बोलेंगे, तो हम लोग का रहना मेरा हिसाब से ठीक नहीं है। क्यों? ये डिबेट नहीं हो रहा है, ये आप लोग फैसला, आप लोग जो सोच है, आप लोग का जो सोच है, तृणमूल खराब है, ममता बनर्जी खराब है, तृणमूल दंगा कर रहे हैं, ममता बनर्जी जमात का मुख है, ये आप लोग का जो सोच है वो दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ पर बैठाते हैं। इसीलिए हमारा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं आते हैं। हम लोग को अभी सोचना पड़ेगा सुमित, हम लोग का कितना दिन, आप अच्छा आदमी है, लेकिन ये आपका चैनल का डिसीजन है, तो सोमनाथ दा, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। आप बीते 2.5-3 मिनट से मुझे, मेरे मुंह पे मेरी आलोचना कर रहे थे, मेरे चैनल की आलोचना कर रहे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आप हम पे सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आप धारा 144 से बड़े हैं? आपके विधायक सांसद क्या एक पुलिसकर्मी को, सुरक्षाकर्मी को कानून का पालन नहीं करने देंगी महुआ मैत्रा? मैं नहीं जानता हूँ। आप मैं बता रहा हूँ ना, आप वन साइड दिखा रहा है। महुआ मैत्रा को मार रहा है, ये आपने नहीं दिखाया। महुआ मैत्रा को मारा है, हमारा वहाँ पर जो दिख रहा है तस्वीरों में, ममता वाला जो गया था। अगर आपके सामने टीवी है, आप लोग एक बार देखिए आप महुआ जी के साथ क्या क्या वहाँ की पुलिसकर्मी है। सुमित ये एडिट कर रहे दिखा रहे हैं, आपको भी पता है ये एडिट करके दिखा रहे हैं, पूरा पिक्चर नहीं है। मैं बता रहा हूं, आपकी जानकारी के लिए मेरे पास इन 3 पुलिसकर्मियों की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मैंने स्पेशली सिलचर के सरकारी अस्पताल से मंगवाई है। मेडिकल रिपोर्ट आपको कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए? आपको मेडिकल आप रिपोर्ट ले आइए ना महुआ मैत्रा जी की। यहाँ पर रिपोर्ट बना महुआ मैत्रा जी की तरफदारी कर रहे हैं, आप उनके लिए आइए। जरूरत नहीं है। श्रीमती सोमपा दास 30 साल की महिला सुरक्षाकर्मी, श्रीमती रूबी रानी दास 38 साल की सुरक्षाकर्मी, और श्री पार्था सील 47 साल के सुरक्षाकर्मी। अगर मैं इंजरीज के मार्क्स पढ़ के सुनाऊंगा तो हम और आप दोनों को शर्म आएगी। अभी सुनिए। अच्छा अभी तो सुनिए ना, अभी सुनिए। हम लोग जब आम आदमी के लिए कोई भी आंदोलन में शामिल होता ना, ऐसा छोटा मोटा नहीं, जान लेने वाला हमला हुआ ममता बनर्जी के ऊपर 10 से 12 बार। मेरे सवाल ममता दीदी पर हमले हुए, हमने उस वक्त भी आवाज उठाई जब ममता जी नंदीग्राम में जाकर प्रोटेस्ट कर रही थी, हम तब भी वहां खड़े थे। लेकिन आज जो कुछ सिलचर एयरपोर्ट पे हुआ, क्या आप उसको जायज ठहराएंगे? क्या वो जायज है? सोमनाथ दा, एफआईआर किया, आज एफआईआर हुआ, आज कोलकाता में एफआईआर हुआ असम चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में। ये आपको नॉलेज में है कि नहीं? दिखाइए ना कौन सी एफआईआर, आप सुन लीजिए कौन से चार्जेस लगाए गए, दिखाइए ना मुझे, आप देख लेना। आपका नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप मेरे दर्शकों को मुझको एनलाइटन करिए। मैं बता रहा हूँ, आज दो थाना में हमारा जो एमपी और एमएलए, थाने का नाम बताइए, चीफ मिनिस्टर थाने का नाम बताइए। कोलकाता के किस थाने में हुआ? मैं अभी अपने रिपोर्टर से कंफर्म करता हूँ। कलकत्ता का ही है, कलकत्ता का ही है। अरे कलकत्ता में तो बहुत से थाने, सोमनाथ दा, आप तो कोलकाता में रहते हैं, मैं तो रहता भी नहीं हूँ। प्लीज टेल मी द नेम्स, लेट मी गेट इट कंफर्म सो दैट चेक हो जाए कि आप मिसलीड नहीं कर रहे हैं दर्शकों को। आप कंफर्म हो जाइए, आप कंफर्म हो जाइए। मैं बता रहा हूँ, नाम बताइए, अगर कंफर्म हो जाइए, नाम बताइए, मैं लिख रहा हूँ। मैं अलीपुर थाना, अलीपुर थाना, ठीक है। आपको मालूम है अलीपुर थाना के बारे में? मुझे नहीं मालूम, आपने बताया ना, मैं पूछ रहा था अलीपुर थाना। और दूसरा वाला आपका जो बैकअप टीम है उसको अभी आप भेजिए। मैं बोलता हूँ अलीपुर थाना, दूसरा थाना कौन सा है? दायर हुआ। दूसरा थाना कौन सा है?
दूसरा जगह मैं याद नहीं है, लेकिन 2 थाना में हुआ। मैं 2 थाना में बड़े आपने इल्जाम लगा दिया। तो आप जो भी बोलेंगे देखिए, मैं जो तैयारी से आया, मैं होमवर्क से बात कर रहा हूँ सोमनाथ दा। मैं बता रहा हूँ सोमनाथ दा, मैं तैयारी से बात कर रहा हूँ, आप तैयारी से बात नहीं कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैंने 6 मिनट आप पे पूरे इन्वेस्ट कर दिए। 6 मिनट मिलेगा ना। क्या 144 सिर्फ आम हिंदुस्तानी के लिए है? क्या MP MLA 144 से बड़े होते हैं? क्या आप MP MLA हैं तो 144 का उल्लंघन करेंगे? ममता बनर्जी और तृणमूल के अगेंस्ट में ही लेकर आना पड़ेगा आपको मैं जो भी जवाब दूंगा उसको तो ममता बनर्जी और तृणमूल का अगेंस्ट में ले आना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने, सोमनाथ दा, आप तो 3 दिन से डिबेट कर रहे हैं मेरे साथ। ममता बनर्जी ने 2005 में क्या किया, 2018 में क्या किया, मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। कैसे उन्होंने स्टैंड को चेंज कर लिया? ममता बनर्जी ने देश में गृह युद्ध की धमकी दी कोलकाता से दिल्ली आकर, और आप अभी भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। 40 आदमी भी 40 डेफिनेटली डिफेंड करूंगा वो। अरे एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पोस्ट पर बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने की चेतावनी देता है सरेआम, और आप कह रहे हैं कि ठीक किया? ये तो आप बोल रहे हैं, ये तो आप बोल रहे हैं। मैं सुना उन्होंने क्या कहा था। इंडिया को बचाने के लिए सोमनाथ दा, वो वीडियो वायरल है, हिंदुस्तान के हर आदमी ने देखा हुआ है। मजबूर मत करिए, मैं फिर से सुनवा दूंगा। ये गुंजा बैठी हुई है, गुंजा ने ट्वीट किया था उस दिन वहां पे, मुझे याद है। ममता खत्म आपके साथ कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी थी। कल आप मेरे साथ थे ना डिबेट में, पवन खेड़ा ने आपकी आलोचना की आपके मुंह पे कि गृह युद्ध की बात नहीं करनी चाहिए थी। जूही सिंह हमारे साथ थी, उन्होंने आलोचना की, गृह युद्ध की बात गलत की। सब आपके साथी जो है फेडरल फ्रंट की, वो आपकी आलोचना कर रहे हैं कि गृह युद्ध की बात नहीं करनी चाहिए। इधर आप हम पे ब्लेम कर रहे हैं कि मीडिया आपसे सवाल ना करे कि आप मैं ममता बनर्जी की छवि खराब करना चाहता हूं। जरा ममता बनर्जी बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़ी नेता है, अपने दम पर बनी नेता है। उनकी छवि खराब करना या नहीं करना उनके अपने हाथ में है, उनके अपने कर्मों पर है। जैसे वो कर्म करेंगी वैसी दर्शक उनको देखेगा, वैसी जनता उनको देखेगी। हम तो सिर्फ तस्वीरें दिखाते हैं। त्रिपुरा का बात कीजिए ना, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर को क्या बताया ये भी बता दीजिए। बता दीजिए ना, आप आए तो हैं डिबेट में। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हाँ बताया ना, NRC नहीं चलेगा, NRC लागू नहीं होगा त्रिपुरा में, NRC लागू नहीं होना चाहिए कहां पर भी। त्रिपुरा का चीफ आप डिबेट को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप त्रिपुरा पे जाना चाहते हैं। आप मतलब मैं मान लूं कि ये जो तस्वीरें हैं इसका जवाब आपके पास नहीं है। मेरे सवालों का जवाब मैं चला जाता हूं। मैं आप स्पोक्स पर्सन है, विश्लेषक है, मैं आपको छोड़ देता हूं, बख्श देता हूं, ये मानते हुए कि आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आपका होमवर्क ठीक नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैं पूछता हूं सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी NRC के फेवर में क्यों नहीं है? भाई जवाब दीजिए इस बात का। गंभीर इल्जाम सोमनाथ सिंह रॉय का। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं और यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश में चल रही है, तो किसी की सहमति या असहमति का प्रश्न ही नहीं मिनिस्टर ने बताया कि नहीं बताइए, वो विषय ही खत्म है। अरे भाई जब होम मिनिस्टर बोल चुके, हमारे पार्टी का अध्यक्ष बोल चुका, कौन बड़ा है? और ये इशू सुप्रीम कोर्ट का है। आपके मानने या ना मानने या किसी भी CM के मानने या न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं मान रहे, मैं बता रहा हूँ चीफ मिनिस्टर, आपका जो चीफ मिनिस्टर समस्या जानते क्या है, आपने उसका जवाब दिया आपको कि कभी भी आपने किसी MLA या नेता को पुलिस के साथ इस ढंग से धक्का मुक्की करते देखा हो तो बताइए। आपका MP है वहां पर जो NRC में नाम उठा है, वो जो खसरा में आपका MP आपका MLA का नाम है, जो बोल रहे हैं वो लोग बांग्लादेश। सोमनाथ दा, मैंने आपसे शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि डिस्टर्ब मत करिएगा, आप माने भी थे मेरी बात को। जो सुधीर ने आपसे सुधांशु जी ने पहली लाइन बोली और आप बीच में बोलने लगे। मैंने आपको भरपूर टाइम दिया, आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमसे भिड़े जा रहे हैं। मैंने पांच गेस्ट इंतजार कर रहे हैं, 5 मेहमान हैं, सबने अपना वक्त जाया किया है मेरे डिबेट में आने के लिए। कम से कम मेरी इज्जत नहीं करते तो इन 5 मेहमानों की तो इज्जत करिए जो इस पैनल पे बैठे हैं, इनकी तो इज्जत कर लीजिए, सब सम्मानित लोग हैं। आप लगातार बोल रहे हैं, सोमनाथ प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, अब मैं उसका कारण बता रहा हूं। सुमित जी, ये जो TMC की खिसियाहट बौखलाहट दिखा रही है ना, जानते क्यों? वो जो गृह युद्ध की बात कही इन्होंने, कहीं असम में लड़ाई झगड़ा तो छोड़िए, धरना प्रदर्शन तक नहीं दिखाई पड़ा इसके लिए।
अब ये गए थे वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति क्या क्रिएट हो सकती इसका जायजा लेने। अरे मैं पूछना चाहता हूं, एनआरसी का सारा मामला ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड क्या है? वहां पर आपके एमएलए क्या करने गए थे, जवाब दीजिए। वहां कोई हादसा हुआ हो तो उसका जायजा लेने गए थे क्या? कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो तो उसका जायजा लेने गए थे क्या? एनआरसी का जो कुछ है वो ऑन पेपर है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है सोमनाथ सिंगराय जी, जिन कई लाख बंगाल के लोगों का नाम एनआरसी में था और एनआरसी ने उनसे पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार उनका वेरिफिकेशन या सत्यापन करके दे, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों नहीं किया? केवल 15,000 लोगों ने किया, तो कई लाख लोग तो आपकी वजह से आ गए। आपकी सरकार बंगाली लोगों का वेरिफिकेशन नहीं करेगी, फिर गृह युद्ध का बयान देगी, फिर भड़काने का प्रयास करेगी। इसका जवाब दीजिए ना, आप सीरियस है तो आपने क्यों नहीं वेरीफाई करके भेजा? सोमनाथ बनर्जी साहब, मैं नहीं कह रहा हूं सोमनाथ, मगर देश की राजनीति में कभी किसी नेता का इतना यू टर्न लिया हुआ आपने आचरण देखा है कि एक बार 2005 में इतना बड़ा आक्रोश कि संसदीय इतिहास में उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया कि कभी स्पीकर के ऊपर फाइल नहीं फेंकी गई थी भारत के संसदीय इतिहास में कि बांग्लादेशी घुसपैठियों में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये देश के लिए खतरा है। 2019 इलेक्शन में भी होगा और 2018 में 2014 में चुनाव में कहा मैं देखती हूं कौन हाथ लगाता है बांग्लादेशियों को, जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी ने बोला। और 2018 में गृह युद्ध। सुधांशु जी, गजब का तर्क है। सुधांशु जी, इतना बड़ा और परिवर्तन भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिला। मेहमान भी है गुंजा, ममता बनर्जी की इस बीते 4 दिनों की जो राजनीति है, पिछले इस सोमवार से लेकर आज शुक्रवार तक, इस 5 दिनों में क्या आपको लगता है देश के मानचित्र पर ममता बनर्जी ने अपनी सकारात्मक छवि बनाई होगी? नहीं, मुझे ममता जी ऐसा करेंगी ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि आप ममता जी का इतिहास उठा के देख लीजिए तो उनकी तो राजनीति ही सिर्फ अपॉर्चुनिज्म पे है और सियासत के लोभ के लिए है। आप ये देखिए ना, जब वो एनडीए में थी तो उनकी कुछ अलग भाषा होती थी, आज वो थर्ड फ्रंट पे है तो उनकी भाषा कुछ अलग होती है। और नहीं, और एक बात बताइए, आज नहीं, और जब संविधान की बात आती है, धारा 144 की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या बसीरहाट संविधान है? नहीं है। क्या दुर्गा पूजा में विसर्जन मनाही संविधान है? नहीं है। उनके लिए इमाम भत्ता संविधान है? नहीं है। तो वो तो संविधान की उन्होंने कभी सम्मान नहीं की, उन्हें कोई चिंता नहीं है संविधान की, वो तो अपना ही संविधान चला रही है। तो इसमें कोई चौंकाने वाली आश्चर्य की बात ही नहीं रह गई होने के लिए बहुत सारे काम करना। इंस्टेड ऑफ सेइंग, यहाँ तक कि उन्हें ये कहना चाहिए, एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार नेता के तौर पे ये कहना चाहिए कि नहीं, हम कार्रवाई करेंगे, हम एनआरसी में जिनके नाम नहीं है उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। उसके अगेंस्ट आप क्या कह रहे हैं? गृह युद्ध करेंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। आपको क्या लगता है भारत में बाकी सब लोग मूक दर्शक बन के बैठे हुए हैं, जो आपको इजाजत है कि आप कहीं भी जाएंगे और खून की नदियां बहाएंगे? आपको वामपंथियों की सरकार नहीं है भारत में, जिसको ममता जी ने अहिंसा से गिरा दिया था। अहिंसा ही आपका हमेशा से पॉलिटिकल मॉडल रहा है सोमनाथ जी। ममता बनर्जी का अगेंस्ट बोल रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं बोलेंगे? गुंजा जी, एक मिनट, सोमनाथ दादा किस किस को अच्छी बोलेंगे भाई? आपकी असम की यूनिट के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, पता है कि नहीं आपको? द्विजन पाठक ने, जो तृणमूल कांग्रेस के असम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3-4 लोगों के साथ पार्टी छोड़ दी ममता बनर्जी के स्टैंड की वजह से। और आप छी कर रहे हैं, आप अपमान कर रहे हैं मेहमानों का। ममता दीदी अपनी मेहनत से वहां पहुंची है, और किसी भी व्यक्ति से सियासत में गलतियां हो सकती हैं, और जब गलतियां हो जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मालूम है इनको क्यों देश का सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है? करने पड़ते हैं। मैंने ममता जी की पूरी जीवनी पढ़ी है, ठीक है? उनकी जो आत्मकथा है उसकी किताब है मेरे पास, मुझे पता है वो खुद से बनी है। सोमनाथ दा, मेरी रिक्वेस्ट है आप ठंडा पानी पीजिए। मैं अपने कोलकाता स्टूडियो में बोलूंगा कि सोमनाथ दा को ठंडा पानी पिलाया जाए। सोमनाथ दा प्लीज, 2 मेहमान की बारी नहीं आ पाई इस पहले सेगमेंट में, आप लगातार सबके बीच में बोलते रहे और सवालों के जवाब भी नहीं थे, सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सोमनाथ दा, ठंडा पानी पीजिए, मैं हेडलाइन पढ़ के दोबारा लौटता हूं। कोई हादसा हुआ हो तो उसका जायजा लेने गए थे क्या? कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई हो तो उसका जायजा लेने गए थे क्या? एनआरसी का जो कुछ है वो ऑन पेपर है। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है सोमनाथ सिंगराय जी,
जिन कई लाख बंगाल के लोगों का नाम एनआरसी में था और एनआरसी ने उनसे पूछा कि पश्चिम बंगाल सरकार उनका वेरिफिकेशन या सत्यापन करके दे, पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों नहीं किया? मैं डिबेट में आगे बढ़ूं उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। जनता क्या कह रही है आज के पोल पर कि घुसपैठिए पर विरोधी दल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, हाँ कहने वाले 87%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का रुख तृणमूल कांग्रेस ने अपनाया है, 90% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। साफ तौर पर ये बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़े। हम सबको अपनी भाषा, अपने क्रियाकलापों का पब्लिक डोमेन में ध्यान रखना होगा ताकि हम भी ऐसी बात ना करें जिससे चीज़ों को इंस्टिगेट कर दे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस सेगमेंट की शुरुआत में, क्या ममता बनर्जी ने एक खास तबके के लिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ रहे हैं, इस पूरी लड़ाई को इतना बड़ा बना दिया? एक खास तबके का वोट बैंक उनके पास बना रहे, उनकी मजबूती बनी रहे, इसलिए वो खुलकर इस हद तक आ गई कि गृह युद्ध की बात उनको करनी पड़ी? सुमित अवस्थी जी, सवाल न ममता बनर्जी का है, न राहुल गांधी जी का है, नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का, और ये सब नहीं है। सवाल इस देश का है। पहली बात, सुधांशु जी बैठे हैं, अभी देश को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये 40 लाख लोग वो हैं कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, या ये 40 लाख वो हैं जो भारत के नागरिक हैं और वोटर लिस्ट में नहीं हैं, या वोटर लिस्ट में है नागरिक नहीं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। पहली बात तो मैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि ये वो 40 लाख लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन ये भारत के नागरिक नहीं बताए जाते हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर वोटर लिस्ट में इनके नाम आए तो आए कैसे, वो किस सरकार में दर्ज हुए, वो किन अधिकारियों थे, बहुत बड़ा एक जांच का विषय। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये देश के बाहर के लोग हैं तो भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं सुधांशु जी से कि इन्हें 40 लाख को बाहर कर दीजिएगा। क्यों इतना हंगामा कर रखा है? इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि ये कहेगा कि हम बांग्लादेशियों को इस देश में रहने देना चाहते हैं या पाकिस्तानियों को रहने देना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हम इसे करना चाहते हैं, लेकिन आप इस ड्रामे को इतना बड़ा खुद कर रहे हैं कि जिससे 40 लाख लोगों को, विदेशियों को हम तो बाहर करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष की पार्टी जो है ये बांग्लादेश के पक्ष में है। आपको ममता बनर्जी का, सुधांशु जी, बयान बिल्कुल बुरा लगा, गृह युद्ध की बात करना बिल्कुल गलत है, लेकिन आपके एक्स पार्टनर महबूबा मुफ्ती ने 4 दिन पहले कहा कि अगर 370 और 35A पे बात हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस बयान पे आपने कुछ नहीं कहा। तो मैं दोनों बातें आपके चैनल के माध्यम से इस देश के बीजेपी भी सियासी ड्रामा कर रही है। 100% बीजेपी भी चीजों को सौहार्द बिगाड़ने की काम कर रही है। पार्टी के अगर MP MLA आसाम चले गए तो क्या आसाम जाने का उनका हक नहीं है? उनके साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। 144 लगी हुई है, जब 144 कोई बड़ी धारा नहीं है, 144 कुछ नहीं है, तो नहीं जाते, 4 आदमी इकट्ठा नहीं हो, ये 144 2 दिन के बाद चले जाते। इस पे इतना बड़ा संकट। आचार्य जी, आपको पता है आसाम में बाढ़ आई है। मैं सुधांशु जी से पूछना आसाम में 35 लोग मर गए गुवाहाटी में बाढ़ की वजह से। ठीक है, अगर उसकी चिंता नहीं थी, अगर वो वहां नहीं गए। मेरा ये कहना है कि आप सुधांशु त्रिवेदी से सवाल करिए, बिल्कुल करिए, घेरिए, पर ममता बनर्जी को बख्शिए मत। नहीं, मैंने कब आप ममता बनर्जी को बख्श रहे हैं? नहीं, सुधांशु त्रिवेदी को घेरने के चक्कर में ममता बनर्जी की पार्टी के क्रियाकलापों को आप हरी झंडी दिखा रहे हैं। सुमित जी, मैं कौन होता हूं बख्शने वाला और घेरने वाला? आप बहुत बड़े आदमी। मैं तो सिर्फ इस देश का एक नागरिक हूं। मैं पहली बात साफ कर देना चाहता हूं कि अगर वो 40 लाख इस देश के नागरिक नहीं है, सुधांशु जी जवाब दीजिए, उनके नाम वोटर लिस्ट में कैसे आए? जवाब लेके, सुधांशु जी का जवाब लेके। रिजवान भाई, मैं आ रहा हूं। बहुत वाजिब सवाल किया है आचार्य जी ने, इसीलिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने कमेटी बनाई कि वाजिब नागरिक नहीं थे फिर भी वोटर लिस्ट में कैसे आ गए। और अभी आज की स्थिति यह है कि वो फर्स्ट स्टेज में उनकी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। 30 अगस्त से 28 सितंबर के बीच में वो अपनी सेकेंड हियरिंग कर सकते हैं, उसमें से जो लोग क्लियर हो जाएंगे वो स्पष्ट हो जाएंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, अभी आपने, आचार्य जी ने कहा धारा 144 लगी, कोई बड़ी बात नहीं, जाने देना चाहिए था। पहले तो मेरा प्रश्न ये था कि वहां किस लिए जा रहे। दूसरा, ये मुजफ्फरनगर दंगों में जब धारा 144 लगी थी तो हमारे नेताओं को नोएडा में ही रोक दिया था। बोलिए हाँ या ना? आप उसका बदला ले रहे हैं? और क्या आप उसका बदला ले रहे हैं? और अगर जो गलती उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार ने की, अगर तो क्या वही गलती बीजेपी गवर्नमेंट करेगी? कि राहुल गांधी को जाने दिया था और हमारे नेताओं को रोक लिया था, तो वहां तो 144 का सम्मान था, जबकि वहां एक हादसा हुआ था। एक लॉजिक बनता था कि आप जाकर पीड़ितों का दर्द सुनना चाहते हैं। बनर्जी की पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और MLA भीड़ लेके जा रहे थे, हथियार लेके जा रहे थे, गोला बारूद लेके जा रहे थे, लाख लोगों की सुनवाई करने जाने पे इतना बवाल।
ये जो कुछ है वो कागज में था। ऐसे तो कागज ये पे डबल तो स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आप सीधा बताइए कि वो 40 लाख लोग अगर विदेशी हैं तो उन्हें इस देश से बाहर कब कर रहे हैं? चलिए मेरा सवाल है, आप कर रहे कब कर रहे हैं उन्हें बाहर? मान्यवर, आप कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड की बात। एक लाइन में बता दिया जाए कि वो विधायक क्या करने गए थे। वो एनआरसी का वेरिफिकेशन करने गए थे क्या? कोई एमएलए और कोई एमपी गए थे? छोड़िए एमएलए एमपी की बात छोड़िए सुधांशु जी। इस देश का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से असम में वस्तु स्थिति की जानकारी लेने जा सकता है, उसे पूरा राइट है, उसे पूरा हक है। उसे रोक देने का अधिकार आपको किसने दिया? आपकी सरकार ने जो उनके साथ व्यवहार किया, क्या वो उचित कहलाया जाएगा? नहीं, अगर ममता बनर्जी के स्टेटमेंट की आलोचना हो सकती है तो आसाम की सरकार के इस व्यवहार की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? पुलिस को दे देते कि इन लोगों से हमें मिलना है, वो पुलिस उनको बुलाकर बात करवा देती। ये जवाब देना, वो किससे मिलने गए? मुझे ऐसा लग रहा है 40 लाख लोग हैं ना, 40 लाख में से कितने से जो पार्टी है ममता बनर्जी को डिस्टर्ब करने की पूरी साजिश इस देश में हो रही है। ममता बनर्जी को एक्सपोज करने की साजिश हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। रिजवान साहब पूरी साजिश तो बिल्कुल नजर आ रही है आचार्य जी कि 70 के दशक में इंदिरा गांधी कहती थी घुसपैठिया भगाओ। रिजवान साहब, क्या ये बात ठीक है जो दर्शक पोल कर रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कुछ राजनीतिक विरोधी कर रहे हैं? 80-90% लोगों का पोल उस तरफ आया है। हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ममता बनर्जी सियासत कर रही हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं कर रही है? जो प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि इजाजत दे देनी चाहिए थी, 8 आदमी थे टीएमसी के, ले जाके मिलवा देते लोगों से। तो दोनों लोग राजनीतिक रोटियां नहीं सेक रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राम मंदिर पे अगर आप ये सवाल मुझसे पूछते तो मैं कहता हाँ, कभी कभी लगता है राम मंदिर पर भाजपा सियासत कर रही है। गौ रक्षा पे अगर आप मुझसे पूछते मैं कहता हाँ, लगता है कि सियासत कर रही है। लेकिन ये एक ऐसा केस है भाई साहब, इसमें कुछ बोलने के लिए ही नहीं है। 1951 में एनआरसी बनता है, सन 60 में उसको पैक करके रख दिया जाता है। एक पीआईएल होती है कि एनआरसी को अपडेट करा जाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे देता है, सरकार एक 15 डॉक्यूमेंट्स मांगती है, फाइनल छटते वो 40 लाख आदमियों पर जीरो डाउन करती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सरकार से कहता है कि आप ऑब्जेक्शन लीजिए और आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाइए। आप ऑब्जेक्शन कैसे लेंगे और कैसे सुनेंगे ये आप पहले हमें बताइए। जब तक हम उसे पास नहीं करेंगे आप ऑब्जेक्शन पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। अब जब वो ऑब्जेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेट मैटर है एनआरसी का, आदमी इसमें हाई कोर्ट चला जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, उसके बाद इसमें एक ये तो प्रक्रिया हो गई। इसमें राजनीति है, इसमें राजनीति हुई कहां, हुई कैसे? अब हमारे प्रमोद भाई बोल पूरे प्रोसेस में राजनीति नहीं हुई, लेकिन इसके आसपास माहौल जो बना दिया गया इस बहाने से। सुन लीजिए, अब हमारे प्रमोद भाई बोल रहे हैं वो 40 लाख का क्या होगा। अरे भाई तुमको क्या पता वो 40 लाख है, हो सकता है वो बाद में 4 लाख निकले। अरे पहले फाइनल चीज तो सामने आने दो, या आज ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लग। अरे आपस में चला रहे हैं। जब तक क्या बात है भाई, जब तक ये बात साफ होगी तब तक इस देश के अंदर तो नफरत का जहर बोया जा रहा है, वो फैल के वो बीज जो है वो दरख्त बन जाएगा। उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर भारत सरकार 40 लाख को विदेशी मांगती है तो उन्हें निकाल के बाहर करें। आचार्य जी क्यों नहीं? एक मिनट, एक रिजवान भाई, एक निकाल दीजिए ना। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ये जानना चाहता हूं कि उन 40 लाख के पास कौन सा डॉक्यूमेंट है और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो देश को जानने का हक है या नहीं है? इस देश की जनता को ये बताइए कि इन 40 लाख के जो एनआरसी का मसौदा है उसमें 40 लाख लोगों के पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से नहीं हैं, इसको क्लैरिफाई करिएगा। अरे तो ऑब्जेक्शन जाने। मेरा सवाल आपसे नहीं है रिजवान साहब, मेरा सवाल भारत सरकार के और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से है, जो भारत सरकार के गृह मंत्री के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। मैं नहीं, ये सारे देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर उन 40 लाख के जो गिनती आई है उसमें उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और कौन से नहीं है। इसको क्लैरिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? सुधांशु जी इसके बाद मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं आचार्य जी आपकी बात का। देखिए 16-17 प्रकार के डॉक्यूमेंट
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेसिफाई किए हैं, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मतदाता पत्र वगैरह वगैरह। अगर यह भी किसी के पास ना हो तो वो पूर्व की मतदाता सूची में अपने अपने परिवार के व्यक्तियों का नाम आइडेंटिफाई करके दे सकता है। अगर वो भी नहीं मिला है तब यह स्थिति आई, या फिर किसी से देने में चूक हो गई, किसी ने नहीं दिया गलती से। हमारे एक विधायक रह गए हैं, हमारा एक सिटिंग विधायक, उसका नाम भी एनआरसी में आ गया है। मगर समस्या जानते क्या है? तकनीकी त्रुटि की बात नहीं है, राजनीतिक नजरिए की है। जो आपने कहा कि साहब नफरत की बात, मैं आचार्य जी आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की सरकार में एक मंत्री है फरहाद हाकिम, जो मीडिया के सामने अपने इलाके को कहते हैं यह है मिनी पाकिस्तान। नफरत वहां से आती है। और आप धर्माचार्य, मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ मौलवियों को वजीफा? पंडितों पादरियों ने कोई गुनाह किया है क्या? सिख ग्रंथियों ने कोई गुनाह किया है क्या कि उनको नहीं मिलेगा? और पंडितों को बुला क्या दिया? गीता। और मौलवियों को वजीफा। तो मैं कहना चाहता हूं गीता का ज्ञान पंडितों को देने की जरूरत नहीं थी। गीता का ज्ञान शाश्वत है। ममता जी को इल्जाम तृणमूल कांग्रेस पर है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। रिजवान भाई मैं आ रहा हूं, सोमनाथ सिंह रॉय जवाब दीजिए। शुरू कर रहे हैं ये भेदभाव क्यों है सोमनाथ सिंह रॉय आपकी सरकार में? एक खास तबके को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और इसीलिए ममता जी बेचैन है सुमित एनआरसी से, ये इल्जाम है। मैं पहले तो आप तो डिबेट का लाइन एकदम मार्किंग कर दिया। आचार्य जी को अभी बताया ममता को पक्ष में मत बोलिए, मालूम है आप क्या चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, मैंने साफ कहा, आपको सुनने मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं सोमनाथ दादा ममता कि आप बीजेपी से सवाल करिए, लेकिन ममता को क्यों बख्श रहे हैं? ममता का पक्ष मत लीजिए, क्योंकि बिल्कुल मैंने कहा, और मैंने इसलिए कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की लाइन क्लियर होनी चाहिए कि वो ममता बनर्जी के साथ है कि नहीं है। और उन्होंने उसके बाद कहा कि ममता बनर्जी ने गलत कहा गृह युद्ध की बात, वो आपने सुना कि नहीं सुना? का पक्ष में कोई नहीं, वो सुना कि नहीं सुना? ये दिस इज द टैग, ये टैग है आपका टैग ये भी है हमको पता है। सोनिया गांधी से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि गृह युद्ध की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बीजेपी ने किया। ममता बनर्जी ने ऐसे पलटी मार दी, ऐसे पलटी मार दी। ममता बनर्जी का पक्ष मत लीजिए, ये टैग है। ममता दीदी बहुत बड़ी नेता है, वो और बड़ी नेता बन सकती है देश की, हम लोग कुछ भी नहीं है। पर मेरा काम है सवाल करना, मैं तो सवाल करूंगा ममता दीदी क्यों अपनी बात से मुकर जाती हैं? ममता दीदी क्यों एक खास कम्युनिटी को ज्यादा तरजीह देती है? गुंजा कुछ बोलना चाह रही है। अधीर रंजन चौधरी आपके प्रदेश के हैं, जाने माने राजनेता है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। ममता जी एक गिरगिट की तरह अपने रंग बदलती हैं, ये उन्होंने कहा है। आपके प्रदेश के नेता ने कहा है, जिनके साथ आपका महागठबंधन होने वाला है 2019 में। जैसे आप बदलते हैं नहीं हम तो कल भी भारतवासी थे, आज भी भारतवासी हैं, कल भी भारत के लिए थे, आज भी भारत के लिए। आज बीजेपी हो गया, हम नहीं अपने रंग बदलते। गोरक्षक का तरफ हो गया। क्यों? आपसे सवाल कर रहे तो गोरक्षक हो गए, आपसे सवाल पूछ लिया तो गोरक्षक हो गए। उसके पहले कांग्रेस में थी, क्या अंतर रह गया आप में? डेफिनेटली आप में क्या अंतर रह गया सोमनाथ दादा? सोमनाथ दादा क्या अंतर रह गया आप में? आपकी झुंझलाहट, आपकी चिड़चिड़ाहट साफ समझ में आ रही है सोमनाथ दा। जवाब नहीं मिल रहा है तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं, गुंजा पर भी कर रहे हैं। अभी तक तो मुझ पर कर रहे थे, अब गुंजा पे कर रहे हैं। आज को ये बात कोई भी और नेता कह देता तो ममता जी सड़क पर आ जाती हैं आपके पूरे काडर के साथ। आपने अब तक नहीं बताया, नदियां बह जाएंगी। ये बहुत ये देखिए 10 बार जन्म लेना पड़ेगा, ये देखिए उसको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा ममता बनर्जी। मैं तो अपील कर रहा हूँ, गुंजन कपूर एसी रूम पे बैठे बैठे ममता बनर्जी को नहीं ले आ पाएंगे सड़क पे। अच्छा, हमको सड़क पे नहीं आने का कोई शौक नहीं है, पर गलत काम करेंगे तो सवाल करने का अधिकार हमारा है, हम करेंगे भारत के नागरिक होने के नाते। आप बच के नहीं जा सकते। एक क्विक कमेंट रिजवान अहमद ने हाथ उठाया। रिजवान भाई जल्दी से 30 सेकंड, मुझे ब्रेक के लिए आगे बढ़ना है, 30 सेकंड्स। आप लोग मेरे साथ बहुत सौतेला व्यवहार करने लगे हैं। सुनिए सुमित जी, एक दो दोस्तों में तय हुआ कि तुम्हारी बेटी से मेरे बेटी की शादी होगी। अब एक लड़की के बाप ने कहा तुम मेरी बेटी को दहेज के लिए उत्पीड़न करोगे, मैं तेरे खिलाफ अभी से FIR करने जा रहा हूं। अरे प्रमोद जी, पहले वो लिस्ट तो सामने आने दो भाई कि वो 40 लाख की है, उसमें कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने हिंदू बंगाली हैं, वो 4 लाख हैं या 20 लाख हैं।
आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप रिजवान साहब ममता बनर्जी बांग्लादेशी हैं, रिजवान साहब सोमनाथ सिंगराय बांग्लादेशी हैं। रिजवान साहब क्या ये देश के नागरिक नहीं है? इन्हें इस देश की चिंता नहीं है? आप ही बड़े देशभक्त हैं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी का हर एक नेता जो है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है? ये क्या तमाशा हो रहा है? ये क्या तमाशा हो रहा है? कोर्ट का आदेश है, क्या तमाशा हो रहा है? यू आर ओनली पैट्रियट, आप अकेले वाहिद देशभक्त हैं। वतन परस्ती का फिक्र केवल आपको है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी है क्या? अजीब आदमी हो आप लोग। नहीं, आप अजीब हमें आप सूतना कपाल एक मिनट शांत। ब्रेक के बाद लौट रहे शांत। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप रिजवान साहब ममता बनर्जी बांग्लादेशी हैं, रिजवान साहब सोमनाथ सिंगराय बांग्लादेशी हैं। रिजवान साहब क्या ये देश के नागरिक नहीं है? इन्हें इस देश की चिंता नहीं है? आप ही बड़े देशभक्त हैं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी का हर एक नेता जो है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है? ये क्या तमाशा हो रहा है? ये क्या तमाशा हो रहा है? कोर्ट का आदेश है, ये क्या तमाशा हो रहा है? यू आर ओनली पैट्रियट, आप अकेले वाहिद देशभक्त हैं। वतन परस्ती का फिक्र केवल आपको है। ममता बनर्जी बांग्लादेशी है क्या? अजीब आदमी हो आप लोग। नहीं, आप अजीब हमें आप हैं। हम आगे बढ़े उसके बाद अब तक के नतीजे देख लेते हैं। जनता क्या कह रही है इस डिबेट को जो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी पर और मोबाइल्स पर। घुसपैठिए पर विरोधी दल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। 93% अब हाँ में जवाब दे रहे हैं, 93%। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में भी 91% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज़्यादातर को लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने एक बात कही ममता बनर्जी के बारे में। हम सब जानते हैं ममता बनर्जी हिंदुस्तानी है, भारतीय, उनके विदेशी होने का शक किसी को नहीं है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत है, इसमें किसी की तो शक नहीं है। ममता बनर्जी अपने दम पे बनी हुई नेता है, जिसने अपने दम पर पश्चिम बंगाल में वामपंथ के 32 साल के किले को ढाया, इसमें किसी को शक नहीं। पर इसका क्या मतलब है? क्या आप कानून हाथ में ले लेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि 144 को नहीं मानेंगे? मुख्यमंत्री रहते हुए दूसरे मुख्यमंत्री के ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेंगे? क्या इसका यह मतलब है कि आप अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के चक्कर में हिंदुस्तान में लोगों को उकसाने भड़काने का काम करेंगे, पहले भाषण देकर फिर अपनी टीम वहां भेजकर? नहीं, सुमित अवस्थी जी, दफा 144 धारा 144 का मतलब होता है कि एक जगह 4 व्यक्तियों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे, भाषण नहीं देंगे। लेकिन आपको किसने बता दिया कि साहब ये जो MP MLA जा रहे हैं ये भाषण देने जा रहे हैं या ये भड़काने जा रहे हैं? ये कैसे? ये प्रीजुडिस होना ठीक नहीं है। नहीं, कुछ भी घटना घट जाती, लॉ एंड ऑर्डर की थी, सुमित अवस्थी की थी, किसकी थी? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। किसी विधायक को मान लीजिए किसी विधायक को कोई चेहरे पे कालिक लगा देता, अंडा फेंक देता, चप्पल फेंक देता, कुछ हो जाता, किसकी जिम्मेदारी थी? अगर ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद और विधायक वहां गए और उनको नहीं जाने दिया गया तो ठीक है, वो लौट आए। उन्होंने कोई हंगामा क्या किया ना? उन्होंने किससे मारपीट की? वो 8 आदमी निहत थे, उनके पास वेपन तो थे नहीं, उनके पास गोला बारूद तो था नहीं। एक और इंपॉर्टेंट जो इन्होंने गुंजा जी ने सवाल उठाया, मैं उस पर सोमनाथ सिंगराय से मैं सवाल मैं करना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर है जो ये कहता है कि ये मिनी पाकिस्तान है। तो ये सवाल बनता है कि भाई आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा सुधांशु जी से बनता है। सोमनाथ सिंगराय से आप सवाल पूछेंगे तो आप भी भाजपाई हो जाएंगे। उन्होंने भी गुंजा को पाकिस्तानी और भाजपाई करार दे दिया। अभी ब्रेक के पहले क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम जो लगातार आपको डिफेंड कर रहे थे सोमनाथ सिंगराय, क्या ये भी अब सवाल नहीं पूछ सकते आपसे? सोमनाथ जी, मेरा हाकिम साहब को क्यों बना दिया आपने? नहीं, सोमनाथ जी, क्या सुधांशु त्रिवेदी जी जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, और यदि नहीं कहा तो सुधांशु त्रिवेदी जी और अगर ये रिकॉर्ड पे है सोमनाथ सिंगराय ऐसे मिनिस्टर के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। मैं आंसर दूं? जी बोलिए। मैं आंसर दूं? बिल्कुल मैं आंसर दूं। एक जगह है जहां मैं बता रहा हूं, एक पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान नहीं मैं पाकिस्तानी का मतलब पाकिस्तान उग्रपंथी नहीं है। एक जगह है जहां पर गजल होते हैं, वो पाकिस्तानी गजल वहां पर चलते हैं, पाकिस्तानी कबाब वहां पर मिलते हैं, तो हो सकता है वो गजल वहां का जो समाज इसको लेकर अरे यार आपको आप तो बेवकूफ है। पूरी दुनिया में जाना जाता है पाकिस्तानी हम सबको पता है इस देश में पाकिस्तान का अर्थ क्या है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता ने भी कहा
था हिंदू पाकिस्तान, इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान गजलें बजने लगेंगी। राज्यसभा के एमपी का सीट मिल जाएगा। आप किसको ना समझ रहे हैं? एमपी का सीट मिल जाएगा। ऐसे तो आपको प्रवक्ता आधिकारिक बना देना चाहिए, अनऑफिशियली जो आप विश्लेषक बन के आते हैं। नहीं चाहिए। सोमनाथ दास, सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे, फिर रिजवान भाई मैं आ रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अभी जो सोमनाथ जी ने कही ये बात कि साहब वहां पर तो वो भजन गजल करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा ये बात इतनी हास्यास्पद और इतनी विडंबनापूर्ण है कि मैं कहूंगा समझ में नहीं आता इस पे हंसा जाए या गुस्सा व्यक्त किया जाए। कबाब मिलते हैं, वहाँ गजल होती है, तो वो पाकिस्तान माना जाता है। उठाया था ये इनका चित्र है पाकिस्तान के बारे में। एक पिक्चर आई थी शौकीन, सुनिए जी बोलिए जी। अभी कुछ दिन पहले एक पिक्चर आई थी शौकीन, जिसमें एक डायलॉग है उस फिल्म में कि वो लड़का है, उसके पिताजी कहते हैं कि अब मैं बैंकॉक घूमने जाऊंगा, तो लड़का कहता अरे पिताजी आप वहां की बात कर रहे हैं, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? कहता क्यों, वहां क्या है? वहां तो बौद्ध स्तूप है जहां मैं जाके शांति की शिक्षा लूंगा और एक दांत वाला हाथी देखने जा रहा हूं। तो उसने कहा मोहल्ले वाले ये नहीं मानेंगे। वही सोमनाथ सिंगराय जी की बात समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में गजल दिखाई पड़ती है, गोलियों की धमक दिखाई नहीं पड़ती है। यही जब एक तरफा पट्टी बन जाती है आंख पे वोट बैंक की, तो ये स्थिति नजर आने लगती है। और मेरे विचार से इस प्रकार की चीज से भारत के किसी भी राजनीतिक दल को बचना चाहिए। इसीलिए आतंकवाद की समस्या का मुकाबला करने में भारत को डिबेट में आचार्य जी ने यह कहा था कि ये कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं होगा जो ये कहे कि हिंदुस्तान में बांग्लादेशी या पाकिस्तानी आके रहें। ये बात गलत है। हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी पार्टियां और लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठिए आके रहें। ऐसा कौन सा नेता है जो ये कहता है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग आके रहें और बांग्लादेशी आके रहें? झूठ बोल रहे हैं। इससे मिलता जुलता तो कहते ही है, बातें कर रहे हैं। इससे मिलता जुलता तो मणिशंकर अय्यर कहते ही है, मणिशंकर अय्यर तो कहते ही है। बहुत आप सीनियर आदमी हैं, आप बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, दानिश्वर हैं, आप कैसी बात करते हैं? आप बताइए कौन सी पार्टी ये कहती है कि बांग्लादेश का आदमी भारत में रहना चाहिए? टीवी पे बोल रहा हूँ, आप भी ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठिए यहाँ हैं, उनके आधार कार्ड बने, उनको वोटिंग राइट मिले। और शर्म नहीं आती इस तरह की बकवास करते हुए मेरे से रिजवान साहब? आपको थोड़ा लिहाज होना चाहिए। आप कैसी वाहियात बात कर रहे हैं? आप कैसी वाहियात बात कर रहे हैं? आप कैसी वाहियात बात कर रहे हैं? तो आप कह दीजिए ना कि जो बांग्लादेशी है उसको भारत की सरकार से बोलिए। मैं डिमांड करता हूं, अगर 40 लाख लोग बांग्लादेशियों ने बाहर करिए, आप सरकार की दलाली के रूप में बात कर रहे हैं। आप एजेंट बन रहे हैं। आपको पता है ना, आप मुझसे सवाल करने सोनिया गांधी ने क्या कहा? आप मुझसे सवाल करने वाले विकीलीक्स में क्या आया? विकीलीक्स में क्या आया? मुसलमानों को बने रखने के लिए 2006 में क्या कहा सोनिया गांधी ने? माफी मांगी। माफी आपको मांगनी चाहिए आचार्य जी। आचार्य जी, सोनिया गांधी के बिहाफ पे आप माफी मांगी। यू आर मेंबर ऑफ दैट गैंग। आप उस गैंग के मेंबर की तरह बात कर रहे हैं जो इस देश को तोड़ने। आचार्य जी, आचार्य जी, कैसी बात? आचार्य जी, आप कांग्रेस की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी की विकीलीक्स पढ़ा आपने? विकीलीक्स पढ़ा आपने? विकीलीक्स पढ़ा आपने? विकीलीक्स पढ़ा आपने? क्या कहा? विकीलीक्स पढ़ा आपने? विकीलीक्स पढ़ा? सोनिया गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि हमको चाहिए IMDT एक्ट, हम इस एक्ट को दोबारा लेके आएंगे, हम घुसपैठियों को रखना चाहते हैं, हमारा वोट बैंक है। कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते? कांग्रेस आती नहीं है, भाग जाती है डिबेट से, आपको भेज देती है। आप बताते नहीं, कांग्रेस मुझे नहीं भेजती, मुझे आप बुलाते मैं आता हूँ। चलिए आचार्य जी, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप जितना कांग्रेस को बचाएंगे उतना कांग्रेस इस मामले पर और घिरती जाएगी। चलेंगे आगे किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए। थैंक यू सो मच।